हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का एविडेंस एक्ट का 10वां दिन है, जिसमें आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित है। अध्याय 5 कहती है दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में, और ये अध्याय 5 जो है धारा 61 से लेकर 90 तक चलेगी। इसमें एग्जैक्टली सबसे पहले हम देखें जो आपका धारा 62 है 62, ये वह बोलती है प्राथमिक साक्ष्य। सबसे पहले हम देखें प्राथमिक साक्ष्य होते क्या हैं, पहले ये बताएगी धारा 62। धारा 62 कहती है, सेक्शन 62 कहता है आपसे कि प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। कहने का मतलब है हर वो चीज़ प्राथमिक साक्ष्य है जो न्यायालय के समक्ष आप दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं। सबसे पहली बात, इसमें दो स्पष्टीकरण देने। पहला स्पष्टीकरण कहलाता है जहां की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। क्या हो, कोई दस्तावेज है, उसकी कई प्रतियां कई मूल प्रतियां बना दी गई हैं, तो हर मूल प्रति जो होगी उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य होगी, पहली बात। दूसरा स्पष्टीकरण क्या कह रहा है, जहां क्या हो अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया होती है एक जैसी, जैसे कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हैं, मुद्रण या फोटोकॉपी, ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर हर एक जो होगी शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य होगी। किंतु जहां की वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, वहां वे मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं होंगी। कहने का मतलब है अगर उनको आपने मुद्रित करके, जैसे प्ले कार्ड्स बनाए जाते हैं या जो शादी के कार्ड्स बनाए जाते हैं, ये मुद्रण द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक दूसरे की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य होती है। मगर क्या करें, अगर आप इसकी कोई प्रति करा लें तो ये प्रति क्या होगी, उस मूल की अंतर्वस्तु की प्राथमिक साक्ष्य नहीं कहलाएगी। कहने का मतलब है जो चीज़ मुद्रण हुई है या जिसकी फोटोकॉपी डायरेक्ट हुई है वो तो मानी जा सकती है मुद्रण द्वारा। अगर आप क्या करें, उस प्राथमिक चीज़ का फोटोकॉपी करा लेंगे, जैसे ही आप फोटोकॉपी करा लेंगे तो अगले आप पढ़ेंगे द्वितीय साक्ष्य, वो द्वितीय साक्ष्य बन जाएगी। देखें, जैसा कि हम बता रहे हैं धारा 63 में द्वितीय साक्ष्य बताए गए हैं। प्राथमिक साक्ष्य समझ गए आप, द्वितीय साक्ष्य में समझ लीजिए द्वितीय साक्ष्य से क्या होते हैं। पहली बात, एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं बार बार, अतिस्मरण पश्चात, इसका मतलब होता है इसके बाद। उपबंधों के अधीन दी गई प्रमाणित प्रतियां, जितनी भी प्रमाणित प्रतियां हैं जो भी अधिकारी देते हैं, वो सारी की सारी सर्टिफाइड कॉपी जो होती हैं वो द्वितीय साक्ष्य होती हैं। दूसरी बात, मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रिया स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती है। कहने का मतलब है अगर आप कोई फोटोकॉपी करा रहे हैं किसी चीज़ की और वो फोटोकॉपी स्वयं सुनिश्चित करे कि ये प्रतियां ठीक हैं, तो ऐसी प्रतियां या ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां जो होंगी, जो भी प्रतियां आप बताएंगे, प्रतिलिपियां बनाएंगे, फोटोकॉपी बनाएंगे, ये सारी की सारी द्वितीय साक्ष्य होंगी। कहने का मतलब है फोटोकॉपी करते वक्त आपने कोई छेड़छाड़ ना की हो तो वो सारी की सारी फोटोकॉपी जो होती है वो द्वितीय साक्ष्य है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर मुद्रण द्वारा प्राप्त हुई है तो प्राथमिक साक्ष्य है, और अगर फोटोकॉपी करा लिया आपने तो वो द्वितीय साक्ष्य बन गई। तीसरी बात, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां, जितनी भी प्रतियां आपने मूल से बनाई हो या उनकी तुलना कर ली हो तो ये सारी की सारी द्वितीय साक्ष्य है। चौथी बात, उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है दस्तावेजों के प्रतिलेख। कहने का मतलब है आपका अपोजिट पार्टी जो होती है वो जितने भी काउंटर पार्ट्स प्रतिलेख या मुसन्ना दाखिल करता है न्यायालय में, वो सब आपके लिए क्या है, द्वितीय साक्ष्य हैं, और जो पार्टी पेश करती है उसके लिए वो प्राथमिक साक्ष्य होते हैं। पांचवी और आखिरी बात, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। मौखिक वृत्तांत का मतलब होता है ओरल अकाउंट। कहने का मतलब है कोई आदमी किसी वसीयत किसी चीज़ को देखे और वो जाके न्यायालय में बताए तो वो भी उसका क्या होगा,
जो मौखिक वृत्तांत करेगा वो मौखिक बोलेगा न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने, तो वो उसका द्वितीय साक्ष्य मान लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय साक्ष्य पूछा जाता है कौन कौन से द्वितीय साक्ष्य हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से प्राथमिक साक्ष्य हैं, कौन से नहीं है। एक इलस्ट्रेशन देख लें। इलस्ट्रेशन कहता है किसी मूल का फोटो चित्र, अगर आपने फोटो खींचा है, भले ही आपने दोनों की तुलना ना की हो, मतलब मेन की और फोटो की, तब भी वो जो फोटो होता है, फोटो आप खींचे, फोटो चित्रित करते हैं, वो हमेशा ही क्या होता है, द्वितीय साक्ष्य है मूल की अंतर्वस्तु का। दूसरी बात, दूसरा इलस्ट्रेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ना तो मूल से तुलनाकृत या तुलनात्मक प्रति का मौखिक वृत्तांत, और ना ही मूल के किसी फोटो चित्रण का या फोटोकॉपी का मौखिक वृत्तांत। अभी हमने बताया था मौखिक वृत्तांत एक वर्ड है, अच्छा वर्ड है, क्योंकि आप हिंदी में लिखें तो अच्छे शब्द लिखें। तो ओरल अकाउंट को कहते हैं मौखिक वृत्तांत, और ओरल जो बातें बोली जाती हैं। तो कहने का मतलब है ना ही क्या होगा, मान लीजिए आपने किसी की फोटो चित्रण देखा है, फोटोकॉपी देखी है, तो अगर आप कोर्ट के सामने उसका मौखिक वृत्तांत करना चाहते हैं, मौखिक वर्णन करना चाहते हैं, तो वो कभी भी आपका जो फोटोकॉपी का मौखिक वृत्तांत कभी भी द्वितीय साक्ष्य नहीं है। जबकि मूल का, अगर आपने प्राइमरी अकाउंट देखा है, प्राइमरी दस्तावेज का अगर मौखिक वृत्तांत करते हैं, न्यायालय के समक्ष कहते हैं, तो वो क्या होता है, क्या माना जाएगा, अभी हमने बताया था द्वितीय साक्ष्य माना जाएगा। जबकि अगर फोटोकॉपी का आप मौखिक वृत्तांत कर रहे हैं तो वो आपका द्वितीय साक्ष्य नहीं है। फिर आप धारा 64 पा जाइए, दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। पूछा जाता है कौन से दस्तावेज आप प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करेंगे, कौन से नहीं। तो जितने भी दस्तावेज होते हैं यहाँ बता दिया गया। एट्रिब्यूशन पश्चात, यहाँ के पश्चात मतलब धारा 65 में जो बात हो गई है, जहाँ पर आपको छूट मिल जाए, वहाँ के अलावा आपको क्या होता है, अगर छूट नहीं दी गई है तो न्यायालय यही कहता है कि आप सारी की सारे दस्तावेजों को क्या करिए, प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करिए। मगर चूंकि ये धारा 64 है प्राथमिक साक्ष्य, और धारा 65 इसी का थोड़ा सा लचीलापन है कि कौन सी अवस्थाएं हैं। धारा 65 कहती है कि कौन सी अवस्थाएं हैं जिसमें आपको द्वितीय साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों को साबित करने के लिए कहा जाएगा। मतलब अवस्थाएं जिनमें, धारा 65 देख लें, अवस्थाएं जिनमें दस्तावेज के संबंध में द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकेगा। कहने का मतलब है प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही दस्तावेजों को साबित करना होता है, दस्तावेजों के अंतर्वस्तु को। मगर कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जो कि आपसे धारा 65 में बताई गई हैं कि आप द्वितीय साक्ष्य दे सकते हैं। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न कि किन अवस्थाओं में द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकता है, इसीलिए हमने इसमें आपको केस लॉ भी दिया हुआ है। तो पहली बात समझ लें कि आप कब द्वितीय साक्ष्य दे सकेंगे। पहला पॉइंट, जबकि ये दर्शित कर दिया जाए या ये प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना है, और वो व्यक्ति उसे पेश नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपको एक आगे धारा 66 भी पढ़ाई गई है। धारा 66 एविडेंस एक्ट की कहती है कि न्यायालय कहता है कि आप प्राथमिक साक्ष्य पेश करिए, और प्राथमिक साक्ष्य वो आदमी पेश नहीं कर रहा हालांकि उसके कब्जे में है, तो द्वितीय पक्षकार को छूट है कि वो क्या करे, द्वितीय साक्ष्य पेश करे। कहने का मतलब है जिस व्यक्ति के विरुद्ध साबित किया जाता है और उसके कस्टडी में वो प्राथमिक साक्ष्य है, और वो फिर भी जानबूझ के पेश नहीं कर रहा है कि हो सकता है उसके अगेंस्ट चला जाए मामला, तो उस अवस्था में न्यायालय दूसरे पक्षकार को द्वितीय साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित करने की अनुज्ञा देता है, आज्ञा देता है, अनुमति देता है। दूसरी बात, कब आप द्वितीय साक्ष्य दे सकते हैं, जबकि मूल क्या हो का अस्तित्व या अंतर्वस्तु उस व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया जाना साबित कर दिया गया है। कहने का मतलब है जिसके विरुद्ध साक्ष्यों को साबित किया जाना है वो व्यक्ति या उसका हित प्रतिनिधि क्या करे, उसकी तरफ से जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो स्वीकार कर ले कि हमको जो आप बात कह रहे हैं ये कबूल है, तो उसके लिए आप द्वितीय साक्ष्य वहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि साक्ष्य की बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत नहीं रही, उसने स्वीकार कर लिया है। तीसरी बात,
जबकि कोई मूल क्या हो, नष्ट हो गई हो या खो गई हो, या ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाने आने में बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होगा, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा, जो कि उस मामले के लिए अयुक्त प्रतीत हो रहा है। चौथी बात, जबकि मूल इस प्रकृति की है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। कोई ऐसी चीज़ है प्राइमरी मूल जिसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से हटा ही नहीं सकते, तो क्या करेगा न्यायालय, आपको अनुमति देगा कि चलिए आप द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित कर दीजिए। पांचवा पॉइंट, जबकि मूल धारा 74 के अंतर्गत एक लोक दस्तावेज है। अगर कोई लोक दस्तावेज है तो उसको आप क्या करेंगे, उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लें और क्या करें, लोक का मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट है कोई, तो उसकी क्या करते हैं आप, धारा 74 के अंतर्गत, अभी आप हम अगले टर्न पर आपको धारा 74 पढ़ाएंगे, अगले से अगले टर्न पर। तो धारा 74 के अंतर्गत अगर कोई मूल दस्तावेज है तो उसको आप क्या करते हैं, द्वितीय साक्ष्य, उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल के द्वितीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। छठी बात, जबकि मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अनुज्ञात है। कहने का मतलब है, कोई ऐसा दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा अनुमति है कि आप क्या करें, मूल ना देकर सर्टिफाइड कॉपी दे दें, तो वहाँ पर द्वितीय साक्ष्य मान्य होता है। सातवीं और आखिरी बात, जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जो संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है। कहने का मतलब है, मूल क्या है, इतनी बहुत सारे लेखाओं, बहुत बड़ा गट्ठर है, बहुत सारे दस्तावेजों से बनी वो संग्रह हो गया, बहुत बड़ा दस्तावेज बन गया है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको अनुज्ञा दी जाएगी कि आप क्या करिए, सेकेंडरी साक्ष्य या द्वितीय साक्ष्य दे दीजिए। यहाँ पर एक निर्णय, दो निर्णय हम पढ़ाएंगे। एक निर्णय पहला देख लें, जगमैल सिंह बनाम करमजीत सिंह AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट, ये एग्जैक्टली धारा 65 और 66 से संबंधित है। 66 हमने अभी बताया था कि न्यायालय कहता है कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए, प्राइमरी साक्ष्य, फिर भी कोई व्यक्ति नहीं प्रस्तुत करता तो उससे संबंधित होती धारा 66। हालांकि इसका बहुत रोल नहीं है। केस समझ लें। इस केस में हुआ क्या है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से स्पष्ट था, ये स्पष्ट हो गया कि मूल वसीयत निष्पादित की गई थी। मतलब जो अभिलेख प्रस्तुत हुए न्यायालय के समक्ष, वहाँ ये क्लियर हो रहा है कि जो वसीयत थी मूल रूप में वो एग्जीक्यूट, निष्पादित कहते हैं एक्सक्यूट, मतलब वसीयत की गई थी, ये पक्का था। वहाँ पर इस आधार पर द्वितीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी को अनुमति ना दिया जाना अविदित था कि मूल वसीयत अस्तित्व में नहीं है। कहने का मतलब है, जो अपीलार्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है उसके पक्ष में कोई वसीयत की गई थी, तो उसने न्यायालय के समक्ष ये बात रखी कि साहब हमारे पक्ष में वसीयत थी, मगर इस टाइम हमारे पास वसीयत की मूल प्रति नहीं है, तो हमें द्वितीय साक्ष्य देने की अनुज्ञा दी जाए। तो देना चाहिए थी, मगर क्या हुआ, ये क्लियर हो रहा कि वसीयत की गई इसके पक्ष में। उसके बाद भी उच्च न्यायालय ने क्या किया, उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन ना कर विधि त्रुटि कारित किया। कहने का मतलब है, उच्च न्यायालय ने उसको द्वितीय साक्ष्य द्वारा वसीयत को साबित करने का मौका नहीं दिया। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने ऐसे साक्ष्य को, द्वितीय साक्ष्य को स्वीकार न करके विधिक त्रुटि कारित की। इसलिए उच्च न्यायालय का निर्णय हम निरस्त करते हैं और अपीलार्थी को द्वितीय साक्ष्य प्रस्तुत करने की हम अनुमति देते हैं। यहाँ पर हमने अपना नंबर दे दिया है और अपना चैनल का नाम दे दिया है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको सारे डे, मतलब एक ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में सारे डे वाइज सारा मैटर मिल जाएगा लाइन से। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 167 तक आपको एविडेंस एक्ट मिल जाएगा। उससे पहले डे 1 से लेकर डे 11 तक हमने CRPC पढ़ा दी है सिर्फ 10 दिनों में। अब हम आपको थोड़ा सा धीमे पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। ये आप जितने भी भारत में इम्तिहान देते हैं उन सब के लिए पर्याप्त मैटर है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने छोड़ी हो और जो मायने रखती है एग्ज़ाम के लिए। इसलिए आप इस मैटर को सारे लोगों को शेयर कर दें और हमारे चैनल को प्लीज़, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।